स्वागत। आज हम राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम की कुछ अहम कड़ियों को मतलब कुछ ज़रूरी कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो हमें उन नायकों तक ले जाती है जिन्होंने बड़े अलग-अलग तरीकों से आप कह सकते हैं आज़ादी की लड़ाई लड़ी। हाँ, बिल्कुल। और अब ये देखना दिलचस्प है कि कैसे हर किसी का अपना एक तरीका था, अपना एक रास्ता था योगदान देने का। हमारा इरादा सिर्फ नाम गिनाना नहीं है, बल्कि कुछ चुनिंदा सेनानियों के जीवन को देखना है, उनके काम को और उनके संघर्ष के क्या मायने थे, इस पर थोड़ी गहराई से बात करना है। हम देखेंगे कि कैसे कलम, संगठन, शिक्षा और हाँ, हथियार भी सब इस लड़ाई का हिस्सा बने। सही कहा, ये एक बहुरंगी तस्वीर है, कोई एक रंग नहीं है इसमें। तो चलिए राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम की इस बहुरंगी तस्वीर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। शुरुआत करते हैं उस ताकत से जिसने शब्दों को हथियार बनाया, मतलब पत्रकारिता से। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू था। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी का नाम इस सिलसिले में सबसे पहले जहन में आता है। जन्म हुआ 18 दिसंबर 1906 को सीकर के नीम का थाना में और निधन हुआ 29 जून 1992 को। और एक दिलचस्प बात यह है कि इन्हें कैप्टन की उपाधि किसी फौज में नहीं मिली थी। अच्छा, ये कहाँ मिली फिर? ये अजमेर के हाटुंडी में कांग्रेस सेवा दल का शिविर था, वहां मिली थी और ये नाम फिर उनके साथ हमेशा जुड़ा रहा। गांधी जी से ये बहुत प्रेरित थे और काफी कम उम्र में ही आंदोलन में कूद पड़े थे। असहयोग आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, कई बार जेल भी गए, ये सब तो खैर उनके जीवन का हिस्सा था। लेकिन शायद उनका सबसे बड़ा हथियार बना उनका अखबार दैनिक नवज्योति। हाँ, नवज्योति का नाम तो बहुत बड़ा है राजस्थान की पत्रकारिता में। बिल्कुल। अक्टूबर 1936 में गांधी जी के जन्मदिन पर इसे साप्ताहिक यानी हफ्तेवार अखबार के तौर पर शुरू किया गया। जरा सोचिए, उस जमाने में ब्रिटिश राज के खिलाफ खुलकर आवाज उठाने के लिए अखबार निकालना कितना बड़ा जोखिम रहा होगा। बहुत ज्यादा। और शायद इसीलिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त इसे बंद भी करना पड़ा था, है ना? हाँ बिल्कुल, बंद हुआ, पर 1945 में फिर से शुरू हुआ और 1948 आते आते तो ये दैनिक यानी रोज का अखबार बन गया। और ये सिर्फ एक अखबार नहीं था, ये उस दौर में आप कह सकते हैं राष्ट्रभक्ति, अहिंसा और जो धार्मिक एकता है उसका एक मंच बन गया था। चौधरी जी की पत्रकारिता की खास बात ये थी कि वो बड़ी निष्पक्ष और साहसी मानी जाती थी। हाँ, ये इस बात का सबूत है कि कैसे सूचना और विचार भी वो भी क्रांति ला सकते हैं, खासतौर पे तब जब सत्ता सच को दबाने में लगी हो। उन्होंने सिर्फ खबरें नहीं दी, बल्कि लोगों को सोचने पर मजबूर किया, उन्हें जोड़ा। और उनका काम सिर्फ लिखने पढ़ने तक ही नहीं रुका। 1982 में अजमेर किसान संघ बना तो उसके वो संरक्षक भी रहे। मुझे पता चला कि उन्होंने सैकड़ों गांवों में किसान सभाएं की और जो सामाजिक बुराइयां थीं जैसे छुआछूत, गरीबी, इनके खिलाफ भी लोगों को जगाया। उनका मानना था कि भाई राजनीतिक आज़ादी मिल भी जाए, लेकिन अगर ये सामाजिक बुराइयां रहेंगी तो आज़ादी अधूरी है। बिल्कुल सही। और ये सोच उस पीढ़ी के कई नेताओं में दिखती है। उनके लिए आज़ादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों का जाना नहीं था, बल्कि एक बेहतर, ज्यादा न्याय वाला समाज बनाना भी था। तो चौधरी जी का जीवन देखें तो पत्रकारिता, संगठन और समाज सुधार, इन सब का एक संगम नजर आता है। अच्छा, अब एक और पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी की बात करते हैं, राम नारायण चौधरी। इनका जन्म नागौर जिले में हुआ था। ये भी लेखक थे, पत्रकार थे। हाँ, रामनारायण चौधरी जी का भी बड़ा नाम है। उन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना में भी भूमिका निभाई थी। हाँ, और अपने लेखों से, भाषणों से लोगों में जागृति लाने का बहुत काम किया। अंग्रेजों ने कई बार उनकी पत्रिका बंद भी करवाई, पर वो रुके नहीं, लिखते रहे। उनकी कलम में वाकई एक आग थी, कह सकते हैं। ये उस दौर की पत्रकारिता की ताकत दिखाता है कि कैसे दमन के बावजूद वो लोगों को जगाने का काम करती रही। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, 1857 की क्रांति के दौर में। उस वक्त भी राजस्थान में कई जगहों पर विद्रोह हुआ था। बख्तावर सिंह का नाम आता है, जो उस समय भील समुदाय के एक प्रमुख नेता थे। हाँ, 1857 में आदिवासी समुदायों की भूमिका भी बहुत अहम रही है, जिसे कई बार नजरअंदाज कर दिया जाता है। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई थी, मतलब छिपकर हमला करने वाली, और अंग्रेजों को काफी चुनौती दी। उनका साहस इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने आदिवासी समाज को स्वतंत्रता आंदोलन की मुख्य धारा से जोड़ने में कहीं न कहीं मदद की। इसी तरह 1857 में ही झाबर सिंह का भी जिक्र मिलता है। उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया और गुरिल्ला युद्ध की तकनीक अपनाई। ये उदाहरण बताते हैं कि 1857 का संग्राम सिर्फ कुछ बड़े केंद्रों जैसे मेरठ या दिल्ली तक ही सीमित नहीं था। स्थानीय स्तर पर भी छोटे छोटे समूहों में भी प्रतिरोध चल रहा था।
फिर एक और नाम है रामचंद्र वर्मा का। ये भी भीलवाड़ा क्षेत्र के क्रांतिकारी थे। इन्होंने खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, गांवों में स्वतंत्रता की अलख जगाई। अच्छा। किसानों और मजदूरों को इन्होंने संगठित किया, कई आंदोलनों का नेतृत्व किया और इस वजह से कई बार जेल भी गए। तो इनका योगदान खासतौर पर ग्रामीण क्रांति और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में माना जा सकता है। ये दिखाता है कि स्वतंत्रता संग्राम सिर्फ शहरों तक ही सीमित नहीं था, गांवों में भी उसकी जड़ें थी। अब एक ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं जो कवि भी थे, साहित्यकार भी और स्वतंत्रता सेनानी भी। कन्हैयालाल सेठिया, जन्म 1907 में चूरू में और निधन 1995 में। हाँ, सेठिया जी की कविताएं तो बहुत प्रसिद्ध हैं। धरती धोरारी, लील टांस। बिल्कुल। और उनकी कई कविताएं ऐसी थी जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोगों में जोश भरा, जागृति पैदा की। वो एक तरह से जन जागरण का जरिया बनी और आजादी के बाद भी वो सामाजिक और साहित्यिक क्षेत्रों में सक्रिय रहे। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे साहित्य और कला भी प्रतिरोध का एक शक्तिशाली माध्यम बन सकते हैं। लोगों की भावनाओं को छूना, उन्हें एकजुट करना, इसमें कविता की बड़ी भूमिका हो सकती है। एक और अहम नाम है हरिभाऊ उपाध्याय का। अजमेर में जन्म हुआ था। वो बहुत अच्छे वक्ता थे, लेखक थे और स्वतंत्रता सेनानी तो थे ही। हाँ, हरिभाऊ उपाध्याय जी का राजस्थान सेवा संघ में भी महत्वपूर्ण योगदान था। हाँ, उसी के माध्यम से उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को गति दी। कई बार जेल गए और आजादी के बाद वे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी बने। उनकी जो संगठन क्षमता थी और उनकी जो विचारधारा थी, उसने राजस्थान में राजनीतिक चेतना जगाने में बड़ी भूमिका निभाई और स्वतंत्रता के बाद भी राजस्थान की राजनीति में उनका योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा। जहाँ एक तरह दुर्गा प्रसाद चौधरी जैसे लोग ब्रिटिश भारत में संघर्ष कर रहे थे, वहीं राजस्थान की जो रियासतें थीं, उनके अंदर भी जुल्म के खिलाफ आवाजें उठ रही थीं। यहाँ लड़ाई एक तरह से दोहरी थी। अंग्रेजों से तो थी ही, साथ में अपने ही राजा महाराजाओं के निरंकुश शासन से भी थी। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। रियासतों का संघर्ष अक्सर कम आंका जाता है। ऐसी ही एक बहुत मजबूत और दुखद आवाज थे सागरमल गोपा। जैसलमेर में 1900 में जन्मे थे। इनकी कहानी वाकई दिल दहलाने वाली है। उन्होंने जैसलमेर के जो महाराजा थे, उनके अत्याचारों के खिलाफ खुलकर लिखा। उनकी 2 किताबें बहुत मशहूर हुईं, जैसलमेर का गुंडाराज और आजादी के दीवाने। इन किताबों ने तो समझिए रियासत के अंदर जो शोषण चल रहा था, जो अन्याय हो रहा था, उसका पर्दाफाश कर दिया। सोचिए, एक छोटी सी रियासत जहां राजा ही सब कुछ होता था, उसके खिलाफ इस तरह लिखना, ये कितना बड़ा साहस का काम रहा होगा। ये किताबें सिर्फ आरोप पत्र नहीं थी, ये वहां की जनता की जो पीड़ा थी, उसका दस्तावेज थी। में डाला गया और अंत तो बहुत ही दुखद रहा। 3 अप्रैल 1946 को जेल के अंदर ही उन पर मिट्टी का तेल डालकर उन्हें जिंदा जला दिया गया। ये तो सागरमल गोपा की शहादत जो है वो रियासती भारत में प्रतिरोध का एक बहुत शक्तिशाली मार्मिक प्रतीक बन गई। ये घटना ये भी दिखाती है कि स्वतंत्रता का संघर्ष सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नहीं था, बल्कि उन सैकड़ों छोटी बड़ी रियासतों के अंदर जो दमन चल रहा था उसके खिलाफ भी था। वहां जनता एक तरह से दोहरे शोषण का शिकार थी। उनकी मौत ने यकीनन कई लोगों को झकझोरा होगा और रियासतों में जो प्रजामंडल आंदोलन चल रहे थे उन्हें और बल मिला होगा। हाँ, प्रजामंडल आंदोलनों का जिक्र आया तो माणिक्यलाल वर्मा का नाम लेना बहुत जरूरी है। जन्म 1897 में बिजौलिया, भीलवाड़ा में हुआ था और बिजौलिया का किसान आंदोलन तो भारतीय इतिहास में वैसे ही बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, बिल्कुल। और वर्मा जी उसके एक अहम सूत्रधारों में से थे। उन्होंने किसानों को संगठित करने में बड़ी भूमिका निभाई। बाद में 1938 में उन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना में भी मुख्य भूमिका निभाई। ये प्रजामंडल, जैसा आपने अभी इशारा किया, रियासतों के अंदर जनता के अधिकारों और एक जिम्मेदार सरकार के लिए संघर्ष कर रहे थे। वर्मा जी की एक खासियत ये भी थी कि उन्होंने सिर्फ राजनीतिक संगठन ही नहीं बनाया, बल्कि लोक संस्कृति का भी इस्तेमाल किया। उनका लिखा गीत पंछीड़ा वो उस जमाने में बहुत लोकप्रिय हुआ था। हाँ, पंछीड़ा, उसकी धुन तो दूर दूर तक गूंजती थी, ऐसा सुना है। बिल्कुल, ये गीत लोगों को उनकी अपनी भाषा में, उनकी अपनी धुन में आजादी का संदेश देता था। ये दिखाता है कि आंदोलन सिर्फ भाषणों और लेखों से नहीं चलता, गीत संगीत भी लोगों को जोड़ता है, हिम्मत देता है। हाँ, सही बात है। बाद में आजादी के बाद माणिक्यलाल वर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बने। उनका ये सफर एक किसान नेता से प्रजामंडल के संस्थापक और फिर मुख्यमंत्री तक का, ये राजस्थान में जमीनी लोकतंत्र के विकास को भी दिखाता है।
उन्होंने दिखाया कि कैसे किसानों के मुद्दे, राजनीतिक अधिकार और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति ये सब मिलकर एक बड़े आंदोलन का रूप ले सकते हैं। आंदोलन का एक और महत्वपूर्ण पहलू था शिक्षा और समाज सुधार। कई नेताओं का ये मानना था कि सच्ची आज़ादी सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि वैचारिक और सामाजिक भी होनी चाहिए। पंडित हीरालाल शास्त्री इसी सोच के एक बड़े प्रतीक थे। हाँ, शास्त्री जी का नाम भी बहुत सम्मान से लिया जाता है। 1899 में जयपुर के पास जोबनेर में जन्मे थे। शास्त्री जी ने एक बहुत कह सकते अनोखा रास्ता चुना। 1929 में उनके पास अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। उसे छोड़कर वो टोंक जिले के एक पिछड़े गांव वनस्थली चले गए और वहां जीवन कुटीर नाम की एक संस्था शुरू की। ये वाकई बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में, जब ज्यादातर नेता सीधे सीधे राजनीतिक संघर्ष में लगे थे। शास्त्री जी ने रचनात्मक काम को, यानी ग्राम सेवा और शिक्षा को अपना हथियार बनाया। उनका मानना था कि देश का भविष्य गांवों में है और शिक्षा, खासकर महिला शिक्षा, वो समाज की नींव को मजबूत कर सकती है। बिल्कुल, और यही जीवन कुटीर आगे चलकर प्रसिद्ध वनस्थली विद्यापीठ बना, जो आज महिला शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र है। हाँ, वो जयपुर प्रजामंडल के आंदोलनों में भी सक्रिय रहे और 1949 में राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री भी बने। लेकिन उनकी विरासत का एक बहुत बड़ा हिस्सा वनस्थली विद्यापीठ है। उनका उदाहरण ये बताता है कि स्वतंत्रता आंदोलन सिर्फ अंग्रेजों का विरोध करना नहीं था, ये एक तरह से देश के पुनर्निर्माण का भी आंदोलन था। शिक्षा, समाज सुधार, ग्राम सेवा, ये सब उस बड़े सपने का हिस्सा थे जिसे आजाद भारत में साकार होना था। शास्त्री जी जैसे लोगों ने उस सपने की नींव रखी थी। जन्म 1899 में सिरोही रियासत के हांथल गांव में हुआ। इन्हें राजस्थान के गांधी के रूप में जाना जाता है। हाँ, ये उपाधि ही उनके कद को बताती है, राजस्थान के गांधी। उन्होंने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की और रियासत में राजनीतिक चेतना लाने का बहुत काम किया। और जैसा कि उपाधि से जाहिर है, गांधीवादी सिद्धांतों का पालन करते हुए अहिंसक तरीके से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। राजस्थान के गांधी का उपनाम ही उनके महत्व को और उनके द्वारा अपनाए गए रास्ते को दर्शाता है। मतलब अहिंसा और गांधीवादी सिद्धांतों के जरिए स्थानीय स्तर पर बदलाव लाने की कोशिश। अब कुछ ऐसे नामों की बात करते हैं जो शायद जागीरदार पृष्ठभूमि से थे, लेकिन फिर भी राष्ट्रभक्त थे और उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। देवी सिंह मंडावा का नाम आता है, झुंझुनू जिले में जन्मे थे। हाँ, ये भी एक दिलचस्प पहलू है। उन्होंने अंग्रेजों का खुला विरोध किया, अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया और इस वजह से उन्हें कई बार दमन का सामना भी करना पड़ा। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे कुछ जागीरदार भी, जो पारंपरिक सत्ता का हिस्सा थे, वो भी उस ढांचे से अलग हटकर राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक बने। खासकर शेखावाटी क्षेत्र में ऐसे कुछ उदाहरण मिलते हैं। इसी तरह एक और नाम है रघुनाथ सिंह मेहता का। उदयपुर में जन्म हुआ। ये शिक्षाविद और समाज सुधारक थे। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र से? हाँ, इन्होंने शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रभक्ति का प्रचार किया और युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ने का काम किया। अंग्रेज भी इनसे पूछताछ करते रहते थे। शिक्षा को राष्ट्रीय चेतना जगाने के एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना, यह भी स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण पहलू था। ज्ञान ही तो शक्ति है। फिर एक और जागीरदार का जिक्र है, ठाकुर रणजीत सिंह। इनका संबंध मेवाड़ क्षेत्र से था। ये भी जागीरदार होते हुए अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। मेवाड़ से? हाँ, अपने क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, किसानों और ग्रामीणों को संगठित करके आंदोलन चलाया। अंग्रेजों ने उनकी संपत्ति तक जब्त कर ली थी, लेकिन वो संघर्ष करते रहे। देवी सिंह मंडावा की तरह ये भी एक उदाहरण है कि कैसे कुछ पारंपरिक सत्ताधारी वर्ग के लोग भी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ खड़े हुए। ये दिखाता है कि देशभक्ति किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं थी। अब एक ऐसे क्रांतिकारी की बात करते हैं जो राष्ट्रीय स्तर के क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े थे। ज्वाला प्रसाद शर्मा अजमेर जिले के रहने वाले थे और भगत सिंह की जो पार्टी थी HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसके सदस्य थे। ओह, यानी सशस्त्र क्रांति वाले रास्ते पर। हाँ, उन्होंने कई क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया, जैसे मेयो कॉलेज बम कांड का जिक्र आता है, डोगरा कांड और अजमेर रेल हड़ताल में भी उनकी भूमिका थी। ये राजस्थान को सीधे सीधे राष्ट्रीय स्तर के क्रांतिकारी आंदोलनों से जोड़ता है। ये दिखाता है कि यहाँ सिर्फ गांधीवादी या प्रजामंडल वाले आंदोलन ही नहीं थे, बल्कि सशस्त्र क्रांति के समर्थक भी सक्रिय थे। अब हम आदिवासी समाज के संघर्ष और बलिदान की एक और कहानी पर आते हैं जो बहुत ही मार्मिक है, नाना भाई खांड और कालीबाई की कहानी। ये कहानी डूंगरपुर के रास्तापाल गांव की है। हाँ, रास्तापाल कांड, ये बहुत प्रसिद्ध है। नाना भाई खांड जो थे वो आर्य समाज से जुड़े
डूंगरपुर सेवा संघ के जरिए आदिवासी बच्चों के लिए एक पाठशाला, एक स्कूल चलाते थे। शिक्षा का काम कर रहे थे। साल था 1947। देश आजादी के बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन जो स्थानीय रियासत थी और अंग्रेज अधिकारी थे, वो नहीं चाहते थे कि आदिवासियों में शिक्षा का प्रसार हो, कि वो जागरूक बने। उन्होंने नाना भाई पर स्कूल बंद करने का दबाव डाला, लेकिन वो नहीं माने, अपनी बात पे अड़ गए। हाँ, 18-19 जून 1947 की बात है। पुलिस और मजिस्ट्रेट पाठशाला बंद करवाने पहुंच गए। नाना भाई ने आदेश मानने से साफ इनकार कर दिया। नतीजा, उन्हें बहुत बेरहमी से पीटा गया। वो बेहोश हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। उफ, सिर्फ स्कूल चलाने की वजह से? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये घटना अपने आप में बहुत दुखद है, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो शायद और भी ज्यादा झकझोरने वाला है। पुलिस ने पाठशाला के जो दूसरे शिक्षक थे, सेंगा भाई, उन्हें रस्सी से बांधा और गाड़ी से घसीटना शुरू कर दिया। हे भगवान! तभी उसी पाठशाला की एक 13 साल की भील छात्रा थी, कालीबाई। वो ये सब देख नहीं पाई। वो दौड़कर आई और उसके पास जो हंसिया था, उससे उसने वो रस्सी काट दी जिससे उसके गुरुजी को घसीटा जा रहा था। एक 13 साल की बच्ची, गजब की हिम्मत। पर पुलिस ने इस बहादुरी का जवाब गोलियों से दिया। कालीबाई वहीं शहीद हो गई। अकल्पनीय। नाना भाई और कालीबाई का बलिदान, ये सिर्फ दो लोगों की मौत नहीं है, ये संघर्ष की कहानी है जो शिक्षा के जरिए, ज्ञान के जरिए आजादी हासिल करना चाहता था। ये दिखाता है कि दूर दराज के आदिवासी इलाकों में भी स्वतंत्रता की कैसी अलग जल रही थी और लोग उसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार थे। हाँ, और ये घटना शिक्षा के महत्व को भी रेखांकित करती है। शासक वर्ग क्यों शिक्षा से इतना डरता था? शायद इसलिए क्योंकि शिक्षा सवाल करना सिखाती है, अपने अधिकार मांगना सिखाती है। नाना भाई और कालीबाई का बलिदान हमें याद दिलाता है कि ज्ञान का संघर्ष और स्वराज का संघर्ष, ये एक ही सिक्के के दो पहलू थे। सही कहा। उनके सम्मान में रास्तापाल में प्रतिमा और उदयपुर में पार्क भी बने हैं, जो उनकी स्मृति को जीवित रखते हैं। चलिए अब थोड़ा और पीछे चलते हैं, 1857 से भी पहले के दौर में, जब अंग्रेजी राज अभी अपनी जड़ें जमाई रहा था और स्थानीय सामंतों का अत्याचार भी कह सकते चरम पर था। ऐसे में एक नायक उभरा, लोहजी निठारवाल, जिन्हें लहू जाट या लहू राम भी कहते हैं। लोहजी निठारवाल, हाँ, इनका नाम भी सुना है। शेखावाटी क्षेत्र से थे शायद? हाँ, बिल्कुल। जन्म 1804 में सीकर जिले के रिंगस गांव में हुआ था। किसान परिवार में पैदा हुए थे और कहते हैं कि छिपकर पढ़ाई की थी, क्योंकि उस जमाने में किसानों के बच्चों का पढ़ना अच्छा नहीं माना जाता था। बचपन से ही अन्याय के खिलाफ थे। एक किस्सा सुना है कि एक बार एक जागीरदार के बेटे ने सलामी ना देने पर उन्हें थप्पड़ मार दिया, तो इन्होंने उसे उठाकर ही फेंक दिया। इसके बाद परिवार को गांव छोड़कर बठोट जाना पड़ा। अरे, ये किस्सा ही उनके विद्रोही स्वभाव को दिखाता है। उस सामंती व्यवस्था में ऐसी हरकत करना मतलब सीधे सीधे सत्ता को चुनौती देना था। बठोट में उनकी मुलाकात डूंगर सिंह और कर्णा मीना जैसे लोगों से हुई, और फिर उन्होंने मिलकर अंग्रेजों और उनके जो समर्थक सेठ साहूकार थे, जागीरदार थे, उनके खिलाफ एक तरह का विद्रोह छेड़ दिया। वो अमीरों के काफिले लूटते थे और जो पैसा मिलता था वो गरीबों में बांट देते थे। हाँ, ये एक तरह की सोशल बैंडिट्री या जिसे सामाजिक डकैती कहते हैं, वो थी, जहां लूट का मकसद अपना फायदा नहीं बल्कि व्यवस्था का विरोध और गरीबों की मदद करना होता है। इसी वजह से वो जनता के बीच लोकप्रिय हो गए थे, कुछ रॉबिनहुड की तरह। उनका सबसे मशहूर कारनामा माना जाता है नसीराबाद छावनी पर हमला। वहां से हथियार, पैसा, घोड़े लूटे और कहते हैं अंग्रेजी झंडा भी फाड़ दिया था। इस घटना ने अंग्रेजों को वाकई हिला दिया था। और फिर एक और कहानी है कि कैसे उन्होंने साधु का वेश धरा, कर्णा मीना के साथ आगरा किले के पास डेरा डाला। साधु का वेश? हाँ, और अपने चमत्कारों का ढोंग रचकर अंग्रेज अफसरों को भरोसे में ले लिया और आखिरकार अपने साथी डूंगर सिंह को जेल से छुड़ा लिया। अरे वाह, ये तो कमाल की रणनीति और बहादुरी है। ये दिखाता है कि वे सिर्फ ताकतवर ही नहीं थे, बल्कि बहुत चतुर, बहुत दिमाग वाले भी थे। अंग्रेजों के लिए तो वो एक डाकू रहे होंगे, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए वो जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले नायक थे। लेकिन उनका अंत भी दुखद रहा। 1855 में पटोदा गांव गए थे, जहां धोखे से उनकी राइफल में तेल डालकर उसे बेकार कर दिया गया, और फिर हथियार रहित होने पर अंग्रेज समर्थक ठाकुरों ने हमला करके उन्हें मार डाला। निधन 1855 में हुआ। भले ही उनकी मृत्यु 1857 की क्रांति से पहले हो गई,
लेकिन लोजी निठारवाल जैसे लोगों के विद्रोह ने उस जमीन को तैयार किया जिस पर बाद में स्वतंत्रता संग्राम का पौधा उगा। उन्होंने ये दिखाया कि अन्याय का विरोध संभव है, भले ही दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों न हो। शेखावाटी क्षेत्र में उनकी कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं और बठोट में उनका स्मारक भी बना है। हमने आज कुछ ही सेनानियों की बात की है, जाहिर है लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन ये कुछ उदाहरण ही दिखाते हैं कि राजस्थान में आज़ादी की लड़ाई कितनी विविध थी, कितने अलग अलग रंगों वाली थी। पत्रकारिता, किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, शिक्षा, समाज सुधार, आदिवासी प्रतिरोध, सशस्त्र क्रांति, हर तरह के रास्ते अपनाए गए। बिल्कुल। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये संघर्ष सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, जैसा हमने सागरमल गोपा या लोहजी निठारवाल के मामले में देखा। ये स्थानीय स्तर पर जो सामंती शोषण था, जो रियासती निरंकुशता थी, उसके खिलाफ भी था। इन नायकों की कहानियां हमें बताती हैं कि आज़ादी का मतलब सिर्फ राजनीतिक सत्ता का बदलना नहीं था, बल्कि एक ज्यादा न्यायपूर्ण और बराबरी वाले समाज का निर्माण भी था। और ये जो स्थानीय संघर्ष थे, यही मिलकर राष्ट्रीय आंदोलन को ताकत दे रहे थे। और अब जाते जाते बस एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि इन सभी लोगों की पृष्ठभूमि अलग थी, साधन अलग थे, रास्ते भी अलग थे। कोई पत्रकार था, कोई किसान नेता, कोई शिक्षक, कोई बागी जागीरदार, कोई आदिवासी नायक। फिर भी वो कौन सी एक डोर थी, वो कौन सा एक साझा सपना या विश्वास था जिसने इन सबको एक साथ बांध रखा था, जिसने उन्हें इतना कुछ सहने और इतना बड़ा त्याग करने की हिम्मत दी। शायद इसी सवाल के जवाब में स्वतंत्रता संग्राम का असली मर्म छिपा है।